इस वीडियो में हम द्विघात बहुपदों यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के गुणनखंडन के कुछ उदाहरण देखेंगे। इन बहुपदों को क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। इन्हें द्विघात बहुपद या सिर्फ द्विघात या द्विघात व्यंजक भी कहा जाता है, पर सभी का मतलब द्विघात वाले पदों से होता है, यानी जिसमें किसी एक चर की घात 2 होती है। इस उदाहरण में यह चर है x और यहां हम द्विघात व्यंजक लेते हैं जिसमें है x वर्ग जमा 10x जमा 9। मैं इसे दो बहुपदों के गुणनफल के रूप में दर्शाना चाहता हूं। हम ऐसा कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। क्या होगा यदि हम लेते हैं x जमा a और इसे गुणा करेंगे x जमा b से, x प्लस b। यदि हम इन दोनों को गुणा करें तो क्या होगा? हमें ऐसा करने का अनुभव है। x गुणा x होता है x का वर्ग जमा x गुणा b, यानी bx जमा a गुणा x जमा a गुणा b, यानी ab प्लस ab। अगर हम इन दोनों को जोड़ना चाहें, क्योंकि ये दोनों x के गुणांक हैं, हम इसे लिखते हैं x वर्ग जमा, यहां लिखता हूं b जमा a या a जमा b x जमा ab। तो सामान्य तौर पर यदि हम माने कि ये गुणनफल है दो बहुपदों का, तो मध्य में दिए गए x पद के गुणांक को देखें। इस गुणांक की घात 1 है, जो योग है a और b का, सम ऑफ a एंड b, और अचर पद गुणनफल होगा हमारे a और b का। देखिए, ये होगा इसके लिए और ये होगा इसके लिए, और निश्चित तौर पर ये इसके जैसा ही होगा। तो क्या हमारे पास कोई ऐसी पद्धति है जो इनका मिलान कराए? क्या कोई ऐसा a और b है जहां a और b का योग बराबर हो 10 के और a गुणा b बराबर हो 9 के? a टाइम्स b इज इक्वल टू 9। चलिए इस पर थोड़ा और सोचते हैं। गुणनखंड क्या होंगे 9 के, फैक्टर्स ऑफ 9? हमने माना कि ये सभी एक पूर्णांक हैं, और सामान्यतः जब हम गुणनखंड करते हैं, विशेषकर जब हम आरंभ करते हैं गुणनखंड पूर्णांक संख्याओं के साथ, तो क्या होंगे गुणनखंड 9 के? ये होंगे 1, 3 और 9। तो ये होगा 1, 3 और दूसरा 3, या होगा 1, 1 और दूसरा 9। यदि ये 3 है और ये 3 है, तब आपके पास होगा 3 जमा 3 बराबर नहीं है जो 10 के। यदि ये 1 और 9 है, तब 1 गुणा 9 यानी 9, 1 जमा 9 यानी 10, तो ये ठीक है। तो a बराबर होगा 1 के और b बराबर होगा 9 के। b इज इक्वल टू 9। तो हम इसके गुणनखंड करते हैं x जमा 1 गुणा x जमा 9। और यदि आप इन दोनों को गुणा करें, जैसा कि आप करना जानते हैं, तो आप देखेंगे यहां होगा x का वर्ग जमा 10x जमा 9। तो जब आप ऐसा देखें जहां x वर्ग वाले पद का गुणांक या इस द्विघात का मुख्य गुणांक है 1, आप कह सकते हैं ठीक है, कौन सी दो संख्याएं जोड़ें इस गुणांक के लिए, और उन्हीं संख्याओं का गुणनफल बराबर हो 9 के, और ये एक मानक रूप में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसे उस फॉर्म में लाना होगा, तभी आप इसे हल कर पाएंगे। मेरा ये गुणांक a और b का योग होगा, और कोई भी मेरा अचर पद मेरे a और b का गुणनफल होगा। ऐसे और उदाहरण देखते हैं। उदाहरणों से अच्छी तरह समझा जा सकता है। हमारे पास x का वर्ग जमा 10x, यहां मैंने लिया है 10x, तो अब दूसरी संख्या लें x वर्ग जमा 15x जमा 50। अब हम इसका गुणनखंडन करते हैं। वैसे ही हमारे पास एक x वर्ग पद है, x स्क्वायर टर्म। हमारे पास पहले घात का पद है, इसे लिखे दो संख्याओं के योग के रूप में, और ये पद अचर पद यहां लिखें। ये होगा गुणनफल दो संख्याओं का। हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करने पर 50 मिले और जिनका योग 15 हो। और ये थोड़ी सी कला है जिसे आप उभार सकते हैं अभ्यास करने पर। आप देख रहे होंगे मैं स्वाभाविक रूप से आरंभ करता हूं, तो a और b क्या होंगे? तो सोचते हैं गुणनखंडों के बारे में 50 के। ये होंगे 1 गुणा 50, 2 गुणा 25, देखें 4 50 नहीं होगा, ये होगा 5
गुणा 10, मेरे हिसाब से यही होंगे। चलिए अब हमारी संख्याओं को परखें और देखें, इन्हें जोड़ें 15 तक। तो 1 जमा 50 जुड़कर 15 नहीं होता, 2 जमा 25 भी नहीं होगा 15, 5 जमा 10, हाँ ये जोड़ने पर 15 मिलता है। तो ये होंगे 5 जमा 10 और ये होगा 5 गुणा 10। तो यदि हम इसका गुणनखंडन करें तो ये बराबर होगा x जमा 5 गुणा x जमा 10, और इनको गुणा करें। मैं आपको इनको गुणा करने को उत्साहित करूंगा और देखें वास्तव में x वर्ग जमा 15 x जमा 10 है या नहीं। x गुणा x, x का वर्ग, x गुणा 10 प्लस 10x, 5 टाइम्स x प्लस 5x, 5 गुणा 10 जमा 50। देखिए 5 गुणा 10 होता है 50, 5x जमा 10x से मिलता है 15x, तो ये होगा x वर्ग जमा 15x जमा 50, x स्क्वायर्ड प्लस 15x प्लस 50। थोड़ी जटिलता की ओर बढ़ते हुए अब कुछ ऋणात्मक चिन्हों वाले पद लेते हैं। मेरे पास x वर्ग घटा 11x जमा 24 है। इसे उसी सिद्धांत से हल करेंगे। मुझे ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनका योग बराबर हो ऋणात्मक 11 के। a जमा b होना चाहिए बराबर ऋणात्मक 11 के, और a गुणा b होना चाहिए बराबर 24 के। यहां आप अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए। जब मैं इन दोनों संख्याओं को गुणा करता हूं तब मुझे धनात्मक संख्या मिलेगी, मुझे 24 मिलेगी। इसका मतलब दोनों संख्याएं होनी चाहिए धनात्मक या दोनों संख्याएं होनी चाहिए ऋणात्मक। यही एक तरीका है जिससे मुझे कोई धनात्मक संख्या मिलेगी। यहां यदि मैं इनका योग करूं तो मुझे एक ऋणात्मक संख्या मिलेगी। यदि ये धनात्मक है तो कोई तरीका नहीं है मैं उन दो धनात्मक संख्याओं को जोड़कर ऋणात्मक संख्या प्राप्त कर सकूं। तो हम लेंगे दोनों a और b को ऋणात्मक। a और b होनी चाहिए नेगेटिव यानी ऋणात्मक। याद रहे यहां एक धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि तब इनका गुणनफल ऋणात्मक होगा, और ये दोनों संख्याएं धनात्मक भी नहीं हो सकती क्योंकि उनका योगफल धनात्मक संख्या होगी। तो सोचिए a और b क्या संख्याएं होंगी। ये होंगी दो ऋणात्मक संख्याएं। तो हम सोचेंगे ऋणात्मक गुणनखंडों के बारे में। अब देखते हैं, ये होगा 1 गुणा 24, 2 गुणा 11, 3 गुणा 8, या 3 टाइम्स 8, या 4 गुणा 6। अब इनमें से किसको गुणा करें? खैर जब मैं गुणा करूंगा 1 को 24 से तो मिलेगा 24, जब मैं गुणा करूंगा 2 को 11 से, माफ कीजिए ये होगा 2 गुणा 12 तो मिलेगा 24। तो हम जानते हैं इन सभी की गुणा 24 होगी, लेकिन इनमें से दो गुणनखंड कौन से हैं जिन्हें जोड़ने पर हमें मिलेगा 11? तो हम इनमें से दोनों को ऋणात्मक लेंगे। तो अब आप इन्हें देखें, 3 और 8 बाहर दिखेंगे। 3 गुणा 8 बराबर होगा 24 के, 3 जमा 8 बराबर होगा 11 के। लेकिन यहां यह काम नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऋणात्मक 11 है यहां। लेकिन क्या होगा यदि लें ऋणात्मक 3 और ऋणात्मक 8? ऋणात्मक 3 गुणा ऋणात्मक 8 बराबर होगा 24 के, ऋणात्मक 3 जमा ऋणात्मक 8 बराबर होगा ऋणात्मक 11 के। -3 प्लस -8 इज इक्वल टू -11। तो -3 और -8 ठीक रहेंगे। तो इनका गुणनखंडन करने पर x वर्ग घटा 11x घटा 24 होगा बराबर होगा x घटा 3 गुणा x घटा 8 के, x माइनस 8 के। अब ऐसा ही कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। असल में ये थोड़ा मिलता जुलता होगा। मैं लेता हूं x का वर्ग x स्क्वायर्ड प्लस 5x घटा 14। तो यहां हमारे पास अलग स्थिति है। दो संख्याओं का गुणनफल ऋणात्मक है। a गुणा b बराबर होगा ऋणात्मक 14 के। परिणाम ऋणात्मक है, यानी उनमें से एक धनात्मक संख्या होगी और दूसरी होगी ऋणात्मक। और जब मैं इन दोनों का योग करूं तो ये बराबर होगा 5 के। और अब सोचते हैं गुणनखंड 14 के बारे में, और उनका संयोजन ऐसा हो कि जब मैं उनका योग करूं तो उनमें से एक हो धनात्मक और दूसरा हो ऋणात्मक। असल में दो अलग अलग संख्याएं लूंगा तो क्या 5 मिलेगा? तो मैं यहां लेता हूं 14। मैं इस पर विचार करता हूं 1 और 14। ऋणात्मक 1 जमा 14 होगा ऋणात्मक 13।
नहीं, ऋणात्मक 1 जमा 14 होगा 13। तो अब मैं यहाँ पर सभी कॉम्बिनेशंस यानी संयोजनों को लिख लेता हूँ। आपका दिमाग भी इसी ओर लगा होगा। तो आपको मिलेगा ऋणात्मक 1 जमा 14 जो बराबर होगा 13 के, लेकिन 1 जमा ऋणात्मक 14 बराबर होगा ऋणात्मक 13 के। तो ये नहीं चलेगा क्योंकि ये बराबर नहीं होगा 5 के। अब हम 2 और 7 लेते हैं यानी ऋणात्मक 2। इसके लिए मैं दूसरा रंग लेता हूं। यदि मैं करूं यहां ऋणात्मक 2 जमा 7 तो ये बराबर होगा 5 के। हमने कर दिया। यदि हम लेते 2 जमा ऋणात्मक 7 जो कि बराबर होता ऋणात्मक 5 के तो ये ठीक नहीं होता, लेकिन ऋणात्मक 2 जमा 7 ठीक रहेगा और ऋणात्मक 2 गुणा 7 होगा ऋणात्मक 14। तो अब हमारे पास है, हम जानते हैं ये होगा x घटा 2 गुणा x जमा 7। ये अच्छा है। ऋणात्मक 2 गुणा 7 होगा ऋणात्मक 14, ऋणात्मक 2 जमा 7 होगा धनात्मक 5। इसी प्रकार हम कई हल कर सकते हैं अपने कौशल से। अभ्यास करना एक अच्छी बात है। अब लेते हैं हम, हमारे पास है x का वर्ग घटा x घटा 56। तो दो संख्याओं का गुणनफल होना चाहिए ऋणात्मक 56 माइनस 56। एक संख्या धनात्मक होगी और दूसरी ऋणात्मक, क्योंकि उनका अंतर होगा ऋणात्मक 1। और तत्काल मेरे दिमाग में संख्याएं जो आती हैं, मुझे नहीं पता आपके दिमाग में खलबली हुई या नहीं, हमने ये पहाड़ों यानी टेबल से सीखा है। 56 होगा 8 गुणा 7, मेरा मतलब अन्य संख्याएं भी हैं, ये होंगी 28 गुणा 2। इसी प्रकार अनेक समूह होंगे, लेकिन मेरे दिमाग में 8 गुणा 7 सबसे पहले आया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काफी पास हैं और इनमें से एक धनात्मक होनी चाहिए और दूसरी ऋणात्मक। अब जब इनका योग ऋणात्मक होगा तो मुझे बताएं दोनों में से बड़ी संख्या होनी चाहिए ऋणात्मक। तो यदि हम लें ऋणात्मक 8 गुणा 7 वो बराबर होगी ऋणात्मक 56 के, नेगेटिव 56 के। और जब हम लें ऋणात्मक 8 जमा 7 तो ये बराबर होगा ऋणात्मक 1 के, जो कि गुणांक है यहां पर। तो अब इसका गुणनखंड करें तो ये होगा x घटा 8 गुणा x जमा 7। अक्सर ये कठिन संकल्पना व्यक्ति सीखता है बीजगणित से, हालांकि ये थोड़ी कला है। हमने यहाँ सभी गुणनखंडों को देखा, उनके धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों की अदला बदली की। देखें कौन से गुणनखंड होंगे जिसमें एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक हो और जिनका योग गुणांक है x पद का। लेकिन यदि आप और अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे ये दूसरी तरह के होंगे। अब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक x वर्ग ऋणात्मक। अभी तक हमने धनात्मक गुणांक लिए, एक धनात्मक गुणांक है x वर्ग पद में, लेकिन अब हमारे पास ऋणात्मक x वर्ग घटा 5x माइनस 5x जमा 24 है। इसे कैसे हल करेंगे? इनका गुणनखंड करने का आसान तरीका सोचने पर बाहर ऋणात्मक 1 हो, फिर ये वैसे ही हल होगा जैसे हमने पहले किए हैं। तो ये होगा ऋणात्मक 1 गुणा धनात्मक x वर्ग जमा 5x घटा 24। ठीक, मैं गुणनखंड करूंगा 1 को बाहर रखकर। ऋणात्मक 1 से इन सभी को गुणा करने पर आप पाएंगे ऋणात्मक 1 का गुणनखंड बाहर रखें और इन सभी को विभाजित करें ऋणात्मक 1 से और आपको ये मिलेगा। मुझे दो संख्याएं चाहिए, मैं जब उनको गुणा करूं तो मिले ऋणात्मक 24। तो एक होनी चाहिए धनात्मक और दूसरी संख्या होनी चाहिए ऋणात्मक, और जब मैं उनका योग करूं तो वो होना चाहिए 5। तो सोचते हैं 24 होगा 1 और 24। तो देखें यदि ये हो ऋणात्मक 1 और 24 तब मिलेगा धनात्मक 23। ये एक दूसरा तरीका है, ये तो होगा ऋणात्मक 23 जो कि ठीक नहीं है। कैसे रहेंगे 2 और 12? यदि ये ऋणात्मक हो, याद रखिए इनमें से एक ऋणात्मक होगा। यदि 2 ऋणात्मक है तो उनका योग होगा 10। यदि 12 ऋणात्मक है तो उनका योग होगा ऋणात्मक 10। ये भी ठीक नहीं है। 3 और 8, यदि 3 हो ऋणात्मक तो उनका योग होगा 5। ये सही रहेगा। तो ऋणात्मक 3 और 8 लेते हैं हम। ऋणात्मक 3 और धनात्मक 8, ये ठीक है क्योंकि ऋणात्मक 3 जमा 8 होगा 5। ऋणात्मक 3 गुणा 8 होगा ऋणात्मक 24। तो ये इसके बराबर होगा, भूलना नहीं है। ऋणात्मक 1 को जो बाहर है जब हम अंदर गुणा करते हैं ऋणात्मक 1 गुणा x घटा 3 गुणा x जमा 8। और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको गुणा करना होगा ऋणात्मक 1 से इसको, तब आपको 3 घटा x मिलेगा। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। अधिक अभ्यास करना अच्छा होता है, ऐसी मेरी सोच है। ठीक है,
मेरे पास है ऋणात्मक x वर्ग जमा 18x घटा 72। एक बार फिर मैं गुणनखंड से ऋणात्मक 1 को बाहर रखूंगा तो ये बराबर होगा ऋणात्मक 1 गुणा x वर्ग घटा 18 जमा 72। अब हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी हैं जिन्हें हम जब गुणा करें तो धनात्मक 72 मिले और उनका चिन्ह समान होना चाहिए। और ऐसा करना आसान है हमारे लिए, कम से कम मेरे लिए। जब मैं उनको गुणा करूं तो मुझे मिले धनात्मक 72, जब मैं उन्हें जोड़ूं तो मिले ऋणात्मक 18। तो उनका चिन्ह समान हो, उनका योग ऋणात्मक संख्या हो, ये दोनों होने चाहिए ऋणात्मक। और हम सभी गुणनखंड देखेंगे 72 के। लेकिन एक सबसे पहले आया, आप भी सोच रहे होंगे, 8 गुणा 9, 8 टाइम्स 9। लेकिन 8 गुणा 9 या ऋणात्मक 8 ऋणात्मक 9 या ऋणात्मक 8 जमा ऋणात्मक 9 दोनों काम नहीं करेंगे। ये हो जाएंगे 17। ये काफी पास हैं, मैं आपको बताता हूं। ऋणात्मक 9 जमा ऋणात्मक 8 बराबर होगा ऋणात्मक 17 के। समीप लेकिन एकदम नहीं। तो अब दूसरे समूह क्या होंगे? हम 6 और 12 लेते हैं, ये ठीक लग रहे हैं। यदि हमारे पास ऋणात्मक 6 जमा ऋणात्मक 12 है तो ये बराबर होगा ऋणात्मक 18 के। देखा, ये एक कला है। आपने यहाँ विभिन्न गुणनखंडों को देखा तो ये होगा ऋणात्मक 1, इसे मत भूलिएगा, गुणा x घटा 6 गुणा x घटा 12।